आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 56वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बरदा सुंदरी ने जब हारान बाबू को बुलाकर सब बातें कहीं, तब वो कुछ देर गंभीर भाव धारण किए बैठे रहे और बोले, इस विषय में एक बार ललिता से भी पूछ लेना आवश्यक जान पड़ता है। ललिता के आने पर हारान बाबू अपने गांभीर्य की मात्रा को ऊपर चढ़ाकर बोले, देखो ललिता, तुम्हारे जीवन के एक बहुत बड़े दायित्व का समय आ पहुंचा है। एक ओर अपना धर्म और दूसरी ओर अपने मन की प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में तुमको मार्ग बनाकर चलना होगा। इतना कहकर कुछ रुककर हारान बाबू ने ललिता के चेहरे पर आंखें गड़ा दी। हारान बाबू का ख्याल था कि उनकी इस न्यायाग्नि से दीप्त दृष्टि के सामने भीरुता कांप जाएगी, कपट राख हो जाएगा। उनकी ये तेजस्विनी आध्यात्मिक दृष्टि ब्राह्म समाज की मूल्यवान संपत्ति है। ललिता ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुप रही। हारान बाबू ने कहा, शायद तुम सुन चुकी हो। तुम्हारी अवस्था पर दृष्टि करके या किसी दूसरे ही कारण से विनय बाबू आखिर हमारे समाज में दीक्षा लेने को राजी हुए हैं। ललिता ने पहले ये बात न सुनी थी। सुनने से उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ, इसे भी उसने प्रकाशित न किया। वो पत्थर की प्रतिमा की भांति स्थिर हो बैठी। उसकी आंखें चमक उठीं, पर वो पत्थर की मूर्ति सी स्थिर बैठी रही। हारान बाबू ने कहा, विनय की इस बाध्यता से परेश बाबू वास्तव में बड़े प्रसन्न हैं, किंतु इसमें वास्तविक आनंद होने की कोई बात है या नहीं, ये तुम्ही को निश्चय करना होगा। इसलिए मैं आज तुम्हें ब्राह्म समाज के नाम पर अनुरोध करता हूं कि अपनी उन्माद भरी प्रवृत्ति को तब तक एक ओर हटा रखो और केवल धर्म की ओर दृष्टि करके अपने मन से पूछो, इसमें प्रसन्न होने का यथार्थ कारण क्या है। ललिता अब भी कुछ न बोली। हारान बाबू ने समझा ललिता मेरे मत में आ गई है, अतः वो दूने उत्साह के साथ बोले, दीक्षा, दीक्षा जीवन की एक पावनी शक्ति है। क्या वही बात आज एक अनाधिकारी से मुझको कहनी पड़ेगी? उस दीक्षा को कलुषित करना होगा। सुख सुविधा या प्रेम शक्ति के खिंचाव से हम ब्राह्म समाज में असत्य को घुसने दें, कपट को सादर आह्वान करें? क्यों ललिता, तुम्हारे जीवन के साथ ब्राह्म समाज की इस दुर्गति का इतिहास क्या सदा के लिए मिश्रित न हो रहेगा? ललिता ने अब भी कुछ नहीं कहा। कुर्सी के हत्थे कसकर पकड़े हुए चुपचाप बैठी रही। हारान बाबू बोले, आसक्ति की सेंध से दुर्बलता मनुष्य पर कैसे दुर्निवार होकर हल्ला करती है, ये मैंने कई बार देखा है। और मनुष्य की दुर्बलता को कैसे क्षमा करना होता है, वो भी मैं जानता हूं। लेकिन जो दुर्बलता केवल अपने जीवन को नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन के सहारे की एकदम नींव पर जाकर चोट करे, उसे क्या क्षण भर के लिए भी क्षमा किया जा सकता है? ललिता, तुम ही बताओ, उसे क्षमा करने का अधिकार क्या ईश्वर ने हमें दिया है? ललिता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं नहीं हारान बाबू, आप क्षमा न करें। सारी दुनिया के लोगों को आपके आक्रमण का ही अभ्यास हो गया है। आपकी क्षमा शायद हम सब के लिए बिल्कुल असह्य हो जाएगी। ये कहकर ललिता कमरे से चली गई। बरदा सुंदरी को भी हारान बाबू की बात अच्छी न लगी। अब वो किसी तरह विनय को छोड़ना न चाहती थी। उसने हारान बाबू से अनेक व्यर्थ अनुनय विनय करके आखिर रुष्ट होकर उसे विदा कर दिया। वो इस कारण बड़ी कठिनाई में पड़ी कि उसने ना तो परेश बाबू को अपने पक्ष में पाया और न हारान बाबू को ही। जब तक दीक्षा लेने की बात को विनय मामूली तौर से देख रहा था, तब तक बड़ी दृढ़ता के साथ अपने संकल्प को प्रकाशित कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि इसके लिए उसे ब्राह्म समाज में निवेदन करना होगा और इस विषय पर हारान बाबू के साथ परामर्श करना पड़ेगा,
तब वो एकाएक घबरा गया। मैं कहाँ जाकर किससे सलाह लूं, ये उसकी समझ में न आया। यहां तक कि आनंदमयी के पास जाना भी उसके लिए कठिन हो गया। सड़क पर जाकर टहलने की शक्ति भी उसमें ना रही। इसी से वो अपने ऊपर वाले सूने कमरे में जाकर तख्त पर लेट रहा। सांझ होने में अब विलंब नहीं है। अंधेरे घर में चिराग बत्ती करने के लिए नौकर को आते देख विनय मना करना ही चाहता था कि इतने में किसी ने विनय को नीचे से पुकारा। विनय बाबू, विनय बाबू। विनय की जान में जान आई, मानो मरुभूमि में प्यासे को पानी मिल गया। इस मौके पर सतीश को छोड़कर दूसरा कोई उसे आराम न पहुंचा सकता। विनय की शिथिलता दूर हो गई। कहो भाई सतीश, कहता हुआ वो लपक कर बिस्तर से उठा और जूता पहने बिना ही तेजी से सीढ़ियां उतर गया। विनय ने देखा नीचे सीढ़ियों के सामने ही छोटे आंगन में सतीश के साथ बरदा सुंदरी भी खड़ी हैं। फिर वही समस्या, वही चकचक। घबराया हुआ सा विनय सतीश और बरदा सुंदरी को ऊपर के कमरे में ले गया। बरदा सुंदरी ने सतीश से कहा, बेटा सतीश, तू कुछ देर के लिए बरामदे में जाकर बैठ। सतीश के इस नीरस निर्वासन से दुखी होकर विनय ने उसे तस्वीरों वाली कुछ पुस्तकें निकालकर दीं और साथ के कमरे में बत्ती जलाकर बिठा दिया। बरदा सुंदरी ने कहा, विनय, तुम तो ब्राह्म समाज में किसी को जानते नहीं हो। तुम एक चिट्ठी लिखकर मुझे दे दो। मैं कल सवेरे स्वयं जाकर संपादक महाशय को देकर सब बंदोबस्त कर दूंगी, जिससे रविवार को ही तुम्हारी दीक्षा हो जाए। तुमको अब कुछ भी तरद्दुद न करना पड़ेगा। विनय इस पर कोई उज्र न कर सका। उसने बरदा सुंदरी की आज्ञा के अनुसार एक चिट्ठी लिखकर उसको दे दी। जो हो, अब एक मार्ग की आवश्यकता थी, जिससे कि दुविधा में पड़ने का उपाय न रह जाए। ललिता के साथ विवाह की चर्चा भी बरदा सुंदरी ने छेड़ दी। बरदा सुंदरी के चले जाने पर विनय के मन में कुछ और ही भाव उदय होने लगा। यहां तक कि ललिता का स्मरण भी अब उसके हृदय में असह्य हो गया। उसे लगा कि बरदा सुंदरी की इस अशोभनीय हड़बड़ी में कहीं न कहीं ललिता का भी कुछ योग है। अपने प्रति श्रद्धा कम होने के साथ साथ मानो सभी के प्रति उसकी श्रद्धा कम होने लगी। बरदा सुंदरी घर लौटकर आशा करने लगी कि ललिता को आज मैं प्रसन्न कर सकूंगी। ललिता विनय को हृदय से चाहती थी, ये बरदा सुंदरी भली भांति जानती थी। इसीलिए उन दोनों के विवाह की बात पर समाज में पहले खूब आंदोलन मचा था। पीछे वो अपने को छोड़ सभी को इसके लिए अपराधी समझने लगी। कई दिनों तक उसने एक तरह से ललिता के साथ बातचीत करना छोड़ दिया था, किंतु आज जब बात का फैसला हो गया, तब वो अपनी इस सफलता को ललिता के निकट प्रकाशित करके उसके साथ संधि स्थापन करने के लिए व्यग्र हो उठी। ललिता के पिता ने तो सब मिट्टी कर दिया था। ललिता स्वयं भी तो विनय को रास्ते पर न ला सकी। हारान बाबू से भी कोई सहायता न मिली। अकेली बरदा सुंदरी ने ही सब उलझनों को सुलझाया है। हाँ हाँ, 5-5 पुरुष जो नहीं कर सकते, एक अकेली औरत कर दिखाती है। ये सोचते सोचते जब वो घर आई, तब उसने सुना कि ललिता आज सवेरे ही सोने को चली गई है। उसका जी अच्छा नहीं है। बरदा सुंदरी ने मन ही मन हंसकर कहा, मैं उसका जी अच्छा कर दूंगी। एक चिराग जला हाथ में लेकर ललिता के शयन गृह में जाकर देखा, वो अब भी बिछौने पर न सोकर एक आराम कुर्सी पर पड़ी है। ललिता तुरंत उठ बैठी और बोली, मां, तुम कहाँ गई थी? उसके स्वर में कुछ तीव्रता थी। वो पहले सुन चुकी थी कि मां सतीश को लेकर विनय के घर गई हैं। बरदा सुंदरी ने कहा, मैं विनय के घर गई थी? ललिता, क्यों? इस क्यों से बरदा सुंदरी के मन में कुछ क्रोध हुआ। ललिता समझती है मैं केवल इसका अनिष्ट ही करती फिरती हूं। जा, तू बड़ी अकृतज्ञ है। बरदा सुंदरी ने कहा, क्यों गई थी ये मैं बताती हूं। ये कहकर विनय की वो चिट्ठी उसने ललिता की आंखों के सामने रख दी। वो चिट्ठी पढ़कर ललिता का मुंह लाल हो गया। बरदा सुंदरी अपनी कार्य सफलता प्रकट करने की इच्छा से कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोली, ये चिट्ठी क्या विनय के हाथ से सहज ही निकल सकती थी? मैंने बड़ी बड़ी युक्तियों से ये चिट्ठी उससे लिखवाई है। ये काम दूसरे से कदापि न हो सकता। ललिता दोनों हाथों से मुंह ढाक कर आराम कुर्सी पर पड़ रही। बरदा सुंदरी ने समझा, मेरे सामने ललिता अपने हृदय के प्रबल वेग को प्रकाशित करने में लजाती है। वो कोठी से बाहर हो गई। दूसरे दिन सवेरे चिट्ठी लेकर ब्राह्म समाज में जाने के समय बरदा सुंदरी ने देखा, ललिता ने उस चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाला। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 56वें भाग को
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।